केशव क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्र की आय क्या होती है। कल तक बात हुआ था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, तो हम लोग जाने थे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उसके आगे ये भी बात हुआ था कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम लोग जानेंगे लेसन 2 क्लास 10 राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या होती है, इनकम ऑफ स्टेट एंड द नेशन, यानी राज्य की आय क्या होती है। इसका संक्षिप्त परिचय पहले समझते चलेंगे। देखिए, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी इसी के बीच वित्तीय गणना की जाती है। तो 1 अप्रैल स्टार्टिंग हो गया और 31 मार्च लास्ट हो जाता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च से पूरे 1 साल के समय को हम लोग क्या कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। वित्तीय वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट कर देते हैं, मुद्रा में बदल देते हैं, तो वही मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम घर पर बात करें तो मेरे घर की स्थिति यह है कि मेरी दुकान से 1 लाख की आमदनी हो रही है, किताब कॉपी बेच करके 1 लाख की आमदनी हो रही है, और अन्य मद से जैसे नौकरी उकरी से 1 लाख आ रहा है और कृषि से 1 लाख आ रहा है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो ये 4 लाख जो हो गया हमारा घर की क्या हो गई, आय हो गई। इसी प्रकार से पूरे देश के सामूहिक जनता जो द्वारा जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम किस में बदल दें, पैसा में बदल दें, मुद्रा में बदल दें, तो उस मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्र की आय के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बिहार की आय क्या है। देखिए, बिहार से इनकम क्या है। राष्ट्र की जिस प्रकार आय निकलती है उसी प्रकार बिहार की भी आय निकल सकती है। यानी बिहार के भौगोलिक परिसीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, बिहार की आय के रूप में जान सकते हैं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ पर पूंजी और संसाधन की कमी है, औद्योगिक अभाव है। इस कारण से यहाँ पे औद्योगिक विकास कम होने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध कम है, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी के कारण यहाँ की स्थिति दयनीय है। इसलिए बिहार का इनकम जो है, बिहार की आय जो है काफी कम है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना कैसे होती है। हम अभी बात कर रहे थे कि किसी देश के भौगोलिक परिसीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है, डिफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसे कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने स्तर से परिभाषित किया, जिसमें पहला आ जाते हैं मार्शल का परिभाषा। मार्शल महोदय के अनुसार किसी देश के श्रम और पूंजी को भौतिक और अभौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम उपभोग करते हैं, तो उससे बने जो वस्तुएं होती हैं तो उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम उस देश का क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी देश के श्रम पूंजी से जिन भौतिक और अभौतिक पदार्थों का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम प्रोफेसर पिंगू है। ये क्या करते हैं, पिंगू ये बताते हैं कि राष्ट्रीय आय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है, किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जो जिसमें विदेशों से प्राप्त आय और घरों में, गांव माने देश में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। अब आगे हो जाता है प्रोफेसर फिशर की परिभाषा। हालांकि ये सब पूरा समझना नहीं है, एक राष्ट्रीय आय के बारे में जाना है, हो जाएगा। दे रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऐसे आय को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
इनकम का राष्ट्रीय चक्रीय प्रवाह क्या होता है। हम देखिए एक चार्ट के द्वारा समझेंगे कि मान लीजिए ये कोई कंपनी है, इस कंपनी द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने में हम क्या करते हैं, उत्पाद जो बनता है उत्पाद का कोई ना कोई मूल्य होगा, और इसे कौन खरीदता है, श्रमिक या जनता खरीदती है। अब ये श्रमिक या जनता जो भी होती है इस पैसा को, इसे पैसा देकर के खरीदती है, तो मुद्रा यहां से यहां आ गया, कंपनी के पास आ जाता है। कंपनी कच्चा माल लेने के लिए श्रमिक या बिजली आपूर्ति, परिवहन, यातायात, दूरसंचार आदि को दुरुस्त करने के लिए क्या करता है, पैसा खर्च करता है, यानी मुद्रा देता है, पैसा देता है, तो पुनः यह पैसा यहां आ जाता है। यानी इस प्रकार मुद्रा क्या होता है, चक्कर काटते रहता है, सर्कुलर पथ पर घूमते रहता है। इसी को हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। माने सीधा सीधा समझेंगे कि हम किसी देश में वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तो अकेले तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें मजदूर चाहिए, बिजली चाहिए, परिवहन की व्यवस्था चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जिसके लिए हम कुछ ना कुछ पैसा भुगतान करते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पूंजी से हम वस्तु का निर्माण करते हैं और वो वस्तु बेचते हैं। तो बेचते हैं तो क्या होता है, बेचते हैं तो पैसा पुनः आ जाता है और बनाते समय पैसा फिर बाजार में चला जाता है। इस प्रकार वही पैसा का चक्रीय प्रवाह होता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है, देखिए धारणा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। किसी देश का एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जब कन्वर्ट करके, इंक्लूड करके शामिल किया जाता है तो उस राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय का धारणा मूल रूप से देश की अर्थव्यवस्था किस स्तर तक है इसे जानने के लिए आवश्यक हो जाता है। अब उसके बाद हो जाता है कुल घरेलू उत्पाद। देखिए राष्ट्रीय आय को जानने के लिए पहले हमको ये जानना होगा जीडीपी क्या है। जीडीपी आप अक्सर सुनते हैं कि भारत का जीडीपी रेट इतना है, तो जीडीपी होता क्या है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं कुल घरेलू उत्पाद। यानी घरेलू माने का बाहरेलू ना, बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर। तो घर का मतलब पूरे देश के अंदर, अपने देश के भौगोलिक परिसीमा के अंदर, जो भारत का नक्शा है उस नक्शा के अंदर, एक भौगोलिक परिसीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु या जितनी सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यह बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि विदेश से होने वाली आय में इसका कोई योगदान नहीं होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, लगभग 80%, और इससे जीडीपी में लाभ कितना होता है, केवल 22%, जबकि 20% जनसंख्या जो है वो उद्योग में है। 20% जनसंख्या कहाँ पे लगा हुआ है, उद्योग में है, और 78% योगदान देती है। इसका मतलब है कि भारत का आधा से अधिक जनसंख्या तो काम करती नहीं है, वो क्या है, कृषि पर बोझ बन के सवार है, इसलिए भारत की स्थिति दयनीय है। अब आगे समझते हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। देखिए कुल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पादन लगभग एक ही जैसा हो जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि विदेशों से होने वाली आय को भी जोड़ दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जितनी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को उस देश का हम लोग क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। यह खुली अर्थव्यवस्था की चीज है, खुली अर्थव्यवस्था, यानी इसमें देश की परिसीमा का कोई बाध्यता नहीं होती है। देश या देश के बाहर से भी जो देश के रहने वाले लोग हैं जो बाहर विदेशों में काम करते हैं और उससे आय हो रही है तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसका मतलब है कुल घरेलू उत्पाद से ग्रॉस जीएनपी का मान जीडीपी से ज्यादा होता है, कम
नहीं होता है। और इस समय का जो अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के कई देश एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए जीडीपी का कोई रोल नहीं है। जीडीपी का रोल केवल देश की आर्थिक स्थिति के स्तर को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे इसके बाद हो जाता है आपका, इसके बाद होता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर होता है। यदि हम बात करते हैं कि जीडीपी का मतलब हुआ कि बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य है, लेकिन इन सेवाओं को उत्पादित करने में या तो घिसावट, मशीनीकरण या फिर औद्योगिक विकास के लिए क्या है मजदूरी आदि देने में कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा। मान लीजिए कि हम 1000 रुपया का कोई वस्तु बना रहे हैं और 1000 रुपया का वस्तु बनाने में हमको 700 रुपया मशीन, घिसावट, तेल आदि पर खर्च हो रहा है, मजदूर, कच्चा माल पर खर्च हो रहा है, तो हमारे पास कितना बचा, 300 रुपया बचा। तो ये 300 रुपया हमारा नेट नेशनल इनकम हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। अब आगे हो जाता है इसका कुल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। कुल राष्ट्रीय आय वही कुल देश की मौद्रिक, जो विदेशी और देशी सभी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वही उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय आय भी समझ गए, किसी देश की भौगोलिक परिसीमा और बाहर सब जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की माप कैसे हो सकती है। देखिए किसी देश का कुल राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी माप कैसे होती है, तो इसकी माप करने की 3 पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति होती है उत्पत्ति गणना पद्धति, यानी कॉन्सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट मेथड, यानी कितनी उत्पत्ति हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित होती है उस वस्तु और सेवा का जो मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, वो मान लीजिए कि 5 करोड़ हुआ, तो 5 करोड़ रुपया हमारे देश की क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। हमारे देश का राष्ट्रीय आय क्या हो गया, 5 करोड़ मान लिया जाए कुछ पल के लिए। तो ये उत्पत्ति गणना पद्धति हो गई, जो वस्तु उत्पादित हुआ उसका मौद्रिक मूल्य क्या है वही उसका क्या होता है, राष्ट्रीय आय हो जाता है। और दूसरा हो जाता है आय गणना पद्धति। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेथड, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उन सभी लोगों की आय क्या है। अगर मान लीजिए सभी लोगों का आय जोड़ दिया जाए और वो आय 6 करोड़ हुआ, तो 6 करोड़ आय हो रहा है, इसका मतलब हमारे देश के लोगों का हो रहा है, तो हमारे देश की आय हो गई, तो ये देश का राष्ट्रीय आय कही जा सकती है। तीसरा कंडीशन होता है कि व्यय गणना पद्धति, व्यय गणना पद्धति यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखिए व्यय गणना पद्धति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 रुपया खर्च कर रहा है, ऐसे 1 करोड़ व्यक्ति हैं, इसका मतलब है टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 10 करोड़ हो रहा है। तो आय 10 करोड़ हो रहा है तभी तो खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि मिनिमम आय 10 करोड़ है, तभी तो 10 करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है, 10 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो मिनिमम माने कम से कम देश की राष्ट्रीय आय कितना है, 10 करोड़ तो है ही है। अब इसके बाद हो जाता है राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाई क्या है। देखिए डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सोचने वाली बात है कि हम कह रहे हैं कि आय गणना पद्धति के आधार पर हम बता सकते हैं कि देश की आय क्या है। किसी व्यक्ति विशेष से ये पूछा जाए कि आपका आय क्या है, तो वो खुद बता नहीं पाते हैं कि हमारा कुल आय क्या है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्या है दिक्कत कि 2 चीजें मत पूछिए, आदमी से उसका आय और औरत से उसका उम्र। अगर आदमी से पूछते हैं आप कितना कमा लेते हैं तो ये झगड़ा का विषय है, और औरत के पास पूछते हैं आपकी उम्र कितनी हो रही होगी तो तुरंत बताती है 20 वर्ष 25 वर्ष, जबकि है 40 क्रॉस कर रही है, लेकिन झूठ बोलती है, तो इसका मतलब है अब ज्यादा दबाव दिया जाएगा, 20 वर्ष की हो रहा है, तो बस झगड़ा वही निश्चित है। इसलिए 2 चीजें अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में शांति रहे तो किसी व्यक्ति विशेष से आप ये जाकर मत पूछिए कि आप कितना कमा लेते हैं, और किसी औरत से मत पूछिए कि आपकी उम्र क्या है। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाई क्या है, तो पहला कठिनाई ये हो जाता है कि
हमारे पास जो भी स्थिति है, जो भी आंकड़ा है, वो जितना भी लैक ऑफ सफिशिएंट एंड रिलायबल डाटा है, उस डाटा में क्या कंडीशन है, वो पर्याप्त नहीं है। हमारे घर में मान लीजिए 1000 क्विंटल गेहूं हुआ और उसमें से हम क्या किए, कितना बेच दिए, तो उसमें से 700 क्विंटल बेच दिए, बाकी 300 क्विंटल का जिक्र ही नहीं होता है और उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो लोग कहते हैं 7 लाख के गेहूं बेच देंगे या 700 बोरा गेहूं बेचे, यानी 700 बोरा की कमाई कर लिए, बाकी 300 कहाँ गया। हम घर में खेती करते हैं, धान उपजाते हैं, आधा धान इधर उधर करके, टमाटर से दिया के, तो भिंडी से दिया के, तो का करके सब देहात में आधा बेचा जाता है, जिसकी पर्याप्त गणना नहीं होती है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की आय निश्चित नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हम खुद कितना कमा रहे हैं, तो दूसरा को क्या बताएंगे कि हमारी आय क्या है। तो हमारे पास जो है, चूंकि हम एक विकासशील देश में है, इसलिए हमारे पास जो आंकड़ा है वो विश्वसनीय नहीं है। हम वस्तुओं के द्वारा भी क्या करते हैं, खरीद बिक्री करने लगते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है। धान से अधिया के, गेहूं से बरोबरी करके कोई वस्तु ली जा रही है, तो आप क्या बता सकते हैं कि वो कितना कमा रहा है। अब आगे हो जाता है दोहरी गणना की संभावना। देखिए इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि डबल बार इसमें गणना हो जाती है, काउंटिंग डबल बार हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक टीचर हैं और मेरी कमाई 20,000 रुपया है, मेरी कमाई 20,000 रुपया है, तो हम 20,000 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन हम स्टाफ रखे हैं 6,000 रुपया में टाइपिस्ट करने के लिए, 3,000 रुपया में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो ये, और मान लीजिए 5,000 रुपया हम किराया दे दिए, तो हमारे पास क्या है, 6 3 9 5 14,000 रुपया निकल गया। मेरी कमाई हो रही है 6,000 रुपया, लेकिन गणना कितनी हो रही है, 20,000 मेरी जोड़ी जाएगी। जो टाइपिस्ट है उसके पास लोग जाकर पूछेंगे तुम कितना कमाते हो, तो 6,000। अगला जो मान लीजिए बर्तन पोछा कर रही है वो 3,000, और 5,000 क्या हुआ, जो मकान मालिक के पास आंकड़ा ली जाएगी तो 5,000 बताएंगे। वास्तव में पूंजी 20,000 है, लेकिन इसकी गणना 5 3 8 6 14 माने कितना हो रहा है, 34,000 रुपया की गणना हो जा रही है। यानी है 20,000 और हो गया 34,000। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ का क्या हुआ, धान हुआ, धान का उपज 1 करोड़ हुआ, और उस धान से चावल बना दिया गया, और चावल का उपज दिखा दिया गया कितना, 50 यानी 60। मान लीजिए ये 10 करोड़ है और ये 6 करोड़ हो गया, 6 करोड़ का चावल बिका। अब बताइए कि धान अलग है और चावल अलग हो सकता है क्या, कतई नहीं। गन्ना का उत्पादन और चीनी का उत्पादन, और दोनों का मौद्रिक मूल्य जोड़ा जा रहा है, कितना गलत है। गेहूं का उत्पादन और आटा का उत्पादन, जो गेहूं हुआ उसी से आटा बना, तो गेहूं का भी मौद्रिक मूल्य जोड़ा जा रहा है और आटा का भी जोड़ा जा रहा है, ये सही आंकड़ा नहीं है। तो दोहरी गणना के कारण भी हम सही काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। तीसरा चीज कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ मनी एक्सचेंज सिस्टम, यानी हम जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उसमें मौद्रिक एक्सचेंज कम होता है, मुद्रा के द्वारा विनिमय की क्रिया कम होती है। आज भी हम देहातों में जाते हैं तो दुकानदार आता है और कोई टमाटर लेके आता है तो कहता है धान से अधिया के चावल से बरोबरी, धान से अधिया के चावल से बरोबरी, तो वहां पे मौद्रिक मूल्य का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो जो भी क्रय विक्रय वहां होता है वो डार्क में हो जाता है, उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। तो इस कारण से हमारे यहाँ सही राष्ट्रीय आय की माप नहीं हो पाती है। तीसरा चीज देखिए, सबसे बड़ा चीज देखिए, मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना अगर करनी है तो सबसे बढ़िया उपाय, अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ का प्रचलन है कि अगर मान लीजिए किसी के दरवाजा पर कोई बीपीएल सूची बनाने के लिए चला जाता है, वो खूब संपत्ति है वाला है, और उससे पूछेगा कि ये मकान किसका है, तो कह देगा मेरे भाई का है, जबकि है उसका, और कहेगा मेरे भाई का है, भाई तो मेरे भाई का, तुम्हारा मकान कहाँ है, तो माटी वाला जो देख रहे हो वो मेरा मकान है। ये सब गाय भैंस माटी वाला के सामने किसका है, वो तो दूसरा का है, मेरा नहीं है। खेत कितना है, खेत है 5 बीघा, बताता है 5 कट्ठा। क्यों? क्योंकि सरकारी जो भी लाभ मिले उसका असर हम पर भी
पड़े, उससे हम वंचित ना हो सकें। तो बताइए, यदि ऐसी मानसिकता देश के नागरिकों का हो जाएगा तो क्या यहाँ की आंकड़ा सही निकल पाएगी? आंकड़ा निकालना है तो सरकार को क्या चाहिए? कर्मचारी को अगुआ बना के भेज दीजिए। देखिए क्या स्थिति होता है। तो लोग बताते हैं यहाँ से वहां तक टोकरी दिखाई दे रहा है ना पूरा, वो सब के सब मेरा है। ये जितना गाय भैंस द्वार पर बांधल है, चाहे वो गांव का क्यों ना हो, सब मेरा ही है। मेरा स्थिति ये है, मेरा लेवल क्या है आप नहीं जानते हैं, तो ये है वो है, दिस दैट इतना बढ़ा के बोल देते हैं लोग। यानी कतई किसी भी परिस्थिति में सही आंकड़ा मिल नहीं पाता है। तो भारत में ये चीजें भी व्याप्त है जो सही आंकड़ों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बनकर आ जाती है। अब इसके आगे हो जाता है बाबू, भारत की राष्ट्रीय आय। तो समझ गए, भारत की राष्ट्रीय आय लगभग 25 लाख करोड़, लगभग 25.5 लाख करोड़ रुपया वर्तमान समय में आती है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? सोचने वाली बात है कि आपके घर की आमदनी 1 करोड़ है और आपके घर में कुल 10 लोग रहते हैं, तो प्रत्येक लोग पर हिस्सा कितना पड़ा? 10 लाख। तो यही तो प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो गया कुल राष्ट्रीय आय, और बटा में क्या हो जाता है? राष्ट्र की जनसंख्या। किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। आपके घर के सारे सदस्य कितने हैं? 10, और आपके घर में एक साल में 10 लाख रुपया का इनकम हो रहा है, मतलब आपके घर का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 10 लाख बटा 10 इक्वल टू 1 लाख रुपया, ये प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय आय और राष्ट्र की जनसंख्या का अनुपात के बराबर होता है, जिसके आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। और कल बताए थे कि 4,53,000 रुपया से अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसे हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। 4,53,000 से 37,000 के बीच होता है तो उसको विकासशील राष्ट्र कहते हैं, और 37,000 रुपया से भी कम है तो उसको गरीब राष्ट्र कहा जाता है। भूटान, नेपाल आदि के का प्रति व्यक्ति आय 37,000 से भी कम है, इसलिए भूटान, नेपाल, पाकिस्तान ये सब गरीब राष्ट्र हैं, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय लगभग 60 से 67,000 रुपया है, इसलिए यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। अब आगे आ गया विकास में राज्य की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या होता है। देखिए अभी बताए कि यदि आपके देश की जनसंख्या कम और उत्पादन कुल राष्ट्रीय अधिक है तो आपका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय अपने आप ज्यादा हो जाता है, तो आप विकसित देशों की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके देश की राष्ट्रीय आय कम और जनसंख्या वृद्धि अधिक है तो आपकी राष्ट्रीय आय कम होने के कारण आपका प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाता है, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होता है तो आप विकासशील या फिर गरीब देशों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आगे है, ये चैप्टर का पूरा काम खत्म हो गया, समाप्त हुआ। इति स्कंद पुराणे क्या है? राष्ट्र की आय चैप्टर समाप्त। प्रेम से बोलिए इकोनॉमिक्स भगवान की जय।